हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 314 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इन द लास्ट टू क्लासेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 312 और 313, यानी कि पिछले दो वीडियोस के अंदर, या आप कह सकते हैं पिछली दो क्लासेस के अंदर, हमने कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में समझने की कोशिश की है, जहां पर अगर हम कुछ वक्त के लिए मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को दरकिनार कर दें या उसको हम भूल जाएं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 312 की बात करें या 313 की बात करें, ये दोनों ही सेक्शंस कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर मिसकैरेज अलाउड तब तक नहीं है जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए या जब तक कि ये शो ना कर दिया जाए कि उस महिला की जान को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से खतरा है। यानी कि अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द विमेन हु इज प्रेग्नेंट, तो वहां पर तो टर्मिनेशन को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अदर फैक्टर्स है तो वहां पर टर्मिनेशन को अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये बात अलग है कि 1971 का जो एक्ट है, जिस एक्ट को हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जानते हैं, उसका सेक्शन 3 जो है वो इसी सेक्शन का क्या है, अपवाद है, जहां पर कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पर आपको अलाउ किया जाता है कि आप उस फीटस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आज का जो सेक्शन है, बेसिकली ये सेक्शन बात करता है 314 डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज दी मिसकैरेज। यहां पे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक्स वाई और जेड। यहां पर उस व्यक्ति का एक इरादा था, उस व्यक्ति का एक इंटेंशन था, और वो इंटेंशन क्या था कि उस गर्भवती महिला के भ्रूण का विनाश करना या उस गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, और उसके लिए उससे जो कुछ भी बन पाया उसने किया। लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि जो खूनी को कौन टाल सकता है। यहां पर जब वो व्यक्ति जो उस गर्भवती महिला का मिसकैरेज कराना चाहता था, जिसका इंटेंशन उसके माइंड में पूरा सेट था, डिसाइड था, जब वो उस मिसकैरेज को कॉज करने की कोशिश करता है या किसी दूसरे व्यक्ति से कॉज करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पर उस वजह से उस महिला की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो महिला जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा था। अब यहां पे बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति या एक महिला वो कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन की शुरुआत में ही शब्द इंसर्ट किया गया है हु एवर, यानी कि जो कोई भी। अगर इस आशय से उस महिला का मिसकैरेज कराने की कोशिश करता है ताकि हम उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें, लेकिन मिसकैरेज हुआ या नहीं हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन उस वजह से उस महिला की मृत्यु हो जाती है, जो महिला इस वक्त क्या थी, गर्भवती थी। अब यहां पर एक छोटी सी बात और है कि यहां पर वो जो महिला प्रेग्नेंट है या जो गर्भवती है वो वुमेन विद चाइल्ड है, ना कि वुमेन क्विक विद चाइल्ड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस महिला ने जस्ट प्रेगनेंसी को कंसीव किया था, यानी कि वो महिला जो है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो फीटस है या जो भ्रूण है, वो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। बच्चों के शारीरिक अंगों का विकास भी डेवलप नहीं हुआ है, और ना ही उस महिला ने ऐसी कोई भी हलचल महसूस की है उस भ्रूण से संबंधित। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो महज कुछ चंद दिनों की हो सकती है या हार्डली 1 या 2 महीने की ही हो सकती है, यानी कि इनिशियल डेज है। तो यहां पर जब कभी भी कोई व्यक्ति इनिशियल डेज के दौरान किसी महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करता है, और इस काम को करने के लिए वो किसी भी हॉस्पिटल जाता है या किसी भी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट करता है, और इन कामों को एग्जीक्यूट कराने के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर देखिए, वो डेथ कॉज करना चाहता था गर्भ में पल रहे उस बच्चे की, जो बच्चा अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ, लेकिन मौत किसकी हो गई, मौत हो गई उस महिला की। हालांकि यहां पर उस व्यक्ति का इरादा उस महिला की मृत्यु कारित करने का तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसका इरादा गर्भ में पल रहे उस नवजात शिशु की मृत्यु कारित करने का तो था। तो यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो सजा का प्रावधान है
मैक्सिमम 10 साल और इसके साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है जो महिला विमेन विद चाइल्ड है, यानी कि प्रेगनेंसी अभी बहुत नहीं ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, यानी कि महज 1 महीने 2 महीने या चंद दिनों की प्रेगनेंसी है, और वो इस उद्देश्य से उस महिला को ले जाता है कि चलो हम तुम्हारा बच्चा गिरवा देते हैं या हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, और उस काम के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है जिस महिला की मृत्यु करने का फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था। तो अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 314 के तहत और 314 के पार्ट 1 के तहत उस व्यक्ति को जो सजा मिलती है वो सजा मिलती है मैक्सिमम 10 साल तक की सजा, और इसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जाता है, और वो जुर्माना जो है वो एक मैंडेट है, यानी कि वो एक कंपलसरी प्रोविजन है कि मैक्सिमम 10 साल तक की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जुर्माने की राशि भी अदा करनी पड़ेगी, वहां से आपको एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यही सेक्शन 314 के पार्ट 2 की बात करें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एक्ट किया गया है उसी महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के उद्देश्य से जो महिला विमेन विद चाइल्ड थी, यानी कि प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज भी थी, वहां पर उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं थी। दैट मीन्स इन दिस केस पार्ट 2 द विमेन वाज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टीज। और अगर यहां पर उसी कार्य को करने के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है या उस गर्भवती मां की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो प्रावधान आपको मिलता है उम्र कैद का। उम्र कैद का ड्यूरेशन क्या होगा, फिर से मैं यही कहूंगा कि दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर, या ऊपर के सेक्शन में जो सजा दी गई है, जो सजा आपकी कितनी है मैक्सिमम 10 साल तक की सजा और उसके साथ जुर्माना, तो वो भी मिल सकती है, या तो आपके ऊपर उम्र कैद भी लगाया जा सकता है, यानी कि लाइफ इंप्रिजमेंट। तो अगर हम सेक्शन 314 को एक बार फिर से थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश करें तो आपको यह पता चलेगा कि पार्ट 1 में कहीं ना कहीं वो जो महिला है उसकी कंसेंट थी। दैट मीन्स इन दिस केस द वुमेन वाज अ कंसेंटिंग पार्टी। उसने अपने पार्टनर से डिस्कस किया कि हाँ चलो ठीक है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, हम इसके लिए भी प्रिपेयर नहीं हैं, हम एक्सेप्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं, जिसका जिक्र सेक्शन 3 के 1970 एक्ट के तहत किया गया है। यहां पर विमेन की सहमति थी पार्ट 1 के अंदर, और उसको यह नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कि जिस बच्चे को वो गिराने के उद्देश्य से अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के साथ उस हॉस्पिटल में जा रही है या उस व्यक्ति के पास विजिट कर रही है, बच्चा तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि बच्चा तो इनिशियल डेज पे ही है, लेकिन उस वजह से उस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को ऐड किया गया है, जहां पर जनरली जो ऑफेंडर होता है या जो एक्चुअल कल्प्रिट होता है या जो अक्यूज व्यक्ति होता है वो जनरली डिफेंस लेता है कि हुजूर हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि इस एक्ट की वजह से इस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। तो कोर्ट कहेगा माफ कीजिएगा, आपके मन में क्या था, आपके हृदय में क्या था, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को आप एज एन डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं कि आपका इंटेंशन यहां पर उस महिला की मृत्यु कारित करने का बिल्कुल भी नहीं था। और हमें इस बात से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको पता था या नहीं पता था। हमारे सामने जो आउटकम निकल कर आया है वो आउटकम क्या है कि पहले पार्ट के अंदर विमेन की सहमति थी, दूसरे पार्ट के अंदर विमेन की सहमति नहीं थी। यहां पर ना तो उस महिला की जान को कोई खतरा था जिस उद्देश्य से आप उस बच्चे को गिराना चाहते थे, और यहां पर ना तो आपके पास कोई एक्सेप्शंस है, ना ही आपके पास कोई डिफेंस है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो है, जिसको मैं बार बार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये इसी सीरीज के पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया है कि उस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर, उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ अपवाद हैं जहां पर आप उसका बेनिफिट या डिफेंस ले सकते हैं। तो 314 सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि एक व्यक्ति गर्भ में पल रहे एक बच्चे का मिसकैरेज करना चाहता है या उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता है, इस उद्देश्य से वो पार्ट 1 के अंदर उस महिला को कन्विंस करता है जिसके गर्भ में वो बच्चा पल रहा होता है, उस महिला को लेकर जाता है और उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को भी फॉलो किया जाता है। लेकिन
होने को कुछ और मंजूर होता है और गर्भ में पल रहे बच्चे का नुकसान। तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये महिला भी इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर चूंकि इस केस के अंदर उस महिला की सहमति कहीं ना कहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां पर उस ऑफेंडर को या उस कल्प्रिट को या उस अक्यूज्ड को जो सजा दी जाती है वो मैक्सिमम दी जाती है 10 साल तक की सजा, और इसके साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माने को भी इंपोज किया जाएगा। वहीं दूसरे पार्ट में जहां पर उस महिला की सहमति नहीं है, उस महिला को नहीं पता था कि उसको आखिर फलाने हॉस्पिटल या फलाने क्लिनिक किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, वो तो एक गुड फेथ में जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि मेरा एक नॉर्मल रूटीन चेकअप कराने के उद्देश्य से मेरा पार्टनर मुझे लेकर जा रहा है। और अगर वहां पर उन परिस्थितियों में उस महिला की डेथ होती है तो जो ऑफेंडर है, जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज है, उसको सजा मिलेगी उम्र कैद की, और या तो ऊपर के जो प्रोविजन में सजा का प्रावधान है जहां पर जिक्र मैंने ऑलरेडी आपके साथ किया है कि मैक्सिमम 10 साल तक की सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ये सजा दी जाएगी। तो दिस इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 314 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जहां पर फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, आपका उद्देश्य उस महिला की जान को लेने का बिल्कुल भी नहीं था। आपका तो इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को, प्रेगनेंसी को या उस बच्चे को मिसकैरेज करवा देना या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देना। और वो जो महिला थी वो वुमेन क्विक विद चाइल्ड नहीं थी, बल्कि वो महिला वुमेन विद चाइल्ड थी, यानी कि फीटस ने जस्ट अभी डेवलप होना शुरू भी नहीं हुआ था, यानी कि बस इनिशियल डेज थी। क्योंकि जब फीटस एक प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाता है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वुमेन क्विक विद चाइल्ड, और जब फीटस डेवलप नहीं होता है और उसके पहले की जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वुमेन विद चाइल्ड। तो इफ you like the whole content of this particular section, so please do comment your opinion. Thank you so much to all of you.